नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 व्यक्ति जो मैं अभी 6 फेज के वोटिंग होगा, ये 7वें फेज की बाकी है, लेकिन जितना मैं समझ रहा हूं 3 ऐसे व्यक्ति जो आज बीजेपी का रास्ता रोकने में सबसे अहम किरदार जिन्होंने निभाया। देखिए, किरदार सबका है, किरदार तो इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल हैं सबका है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, स्टालिन हों, कांग्रेस के जो सिद्धारमैया हों, डी.के. शिव कुमार हों, ये सारे लोगों का अपना अपना रोल है। केजरीवाल साहब हों, मैं बात कर रहा हूं जो मेरी नज़र में 3 ऐसे लोग, और उन्होंने क्या क्या रोल किया वो मैं आपके साथ जरा शेयर करूंगा, कैसे वो बीजेपी का रोक रहे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ों को बीजेपी ने सोचा था कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे, लेकिन वो सारी चालें उल्टी पड़ती गई। आगे बढ़ने से पहले, और अच्छा, वो 3 लोग हैं, मतलब मैं जिस हिसाब से चलूँगा, राहुल गांधी वो रास्ता रोक रहे हैं, ममता बनर्जी रास्ता रोक रहे हैं, मायावती जी रास्ता रोक रहे हैं। आपको लगेगा मायावती जी रास्ता रोक रहे हैं बीजेपी का, वो भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, जिससे चैनल सुचारू रूप से चलता रहे। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी कैसे रास्ता रोक रहे हैं बीजेपी का। देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि राहुल गांधी आज अगर ड्राइविंग फोर्स कोई है ऑपोजिशन की, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक जो सबसे बड़ा ट्रेट है जो उन्होंने कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश कर लिया है कि राहुल गांधी न्याय के साथ खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह का एक न्याय पत्र बनाया, और वो सब बनाया, मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक रेपुटेशन उनकी बन गई है। उनका एक बड़ा और भी मतलब एक उनके व्यक्तित्व का एक स्ट्रांग पक्ष है, जिसको प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियंस को बहुत वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी सरकार के विरुद्ध भी खड़े होने का मादा रखते हैं। और पिछले उसमें अगर आपने देखा होगा, पिछला जो भी उनका था, पिछले सालों में वो खड़े भी हुए हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण का बिल हो, चाहे भट्टा परसौल जाना हो, चाहे वो ऑर्डिनेंस को फाड़ देना हो, वो अपनी सरकार के विरुद्ध भी खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का ये डिप्लोमेटिक नहीं है, ये ठीक नहीं, लेकिन ये गुण शायद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होता है कि अपने कोई सरकार गलत करे उसके अगेंस्ट भी अगर खड़े होने की हिम्मत रखता है, तो उस आदमी को मैं कमिटमेंट के हिसाब से, उसका कमिटमेंट केवल एक व्यक्ति से, एक ही चीज़ होता है, वो होता है उसका देश। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में राहुल गांधी ने अपने को प्रूव किया हुआ है। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कारण, और जो मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ राहुल, जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की ना, भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से वो इवॉल्व हुए, जिस तरह से वो लोगों के साथ कनेक्ट हुए, और अब जो हम राहुल गांधी देख रहे हैं वो सहज अपने बाकी जो नॉन कांग्रेस के जो उनके साथी लोग हैं इंडिया के, उनके साथ सहज हैं। मुझे ठीक से याद है, मैं नीतीश जी का ओथ सेरेमनी थी पटना में, जब वो एक बार लालू जी के साथ लड़े थे 2015 में, मैं गया था पटना। उस समय मुझे राहुल जी भी आए थे, और मुझे ठीक से याद है वो स्टेज पे कोने में खड़े रहते थे, बहुत से नेता आ रहे थे, सब लोग जिसको सो कॉल्ड उसमें अपना पीआर कर रहे थे। राहुल गांधी अपने को विड्रॉ करके खड़े थे, और मैंने ये बात अपने साथियों से भी वहाँ कही थी कि भाई राहुल गांधी को ये तो थोड़ा 1-2 कदम आगे चलना होगा। लेकिन अब राहुल गांधी दूसरे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी अब किसी का भी हाथ पकड़ते हैं, साथ रखते हैं, ऊपर चलते हैं, वेट करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो वो उनका भारत जोड़ो यात्रा तो टर्निंग पॉइंट था, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये कि जब राहुल गांधी कहते हैं ना कि ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो लोग उसका विश्वास करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक जो बात कही है वो बात पूरी हुई है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कुछ वादा किया हो,
चाहे वो कर्नाटक में वादा किया हो और गारंटी दी हो, और चाहे तेलंगाना में उन्होंने कहा, जहाँ जहाँ जो जो कहा उसको पूरा किया। इस पे बिल्कुल, इस पे एक बहस हो सकती है कि वो महिलाओं को फ्री में यात्रा करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, बिजली फ्री में देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक अगर कमिटमेंट हुआ है, अगर वो गारंटी दी गई हो तो गारंटी पूरी हुई है। और जो एक सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि अपनी सरकार के विरुद्ध भी गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है वो व्यक्ति। अडानी जी के अगेंस्ट इस देश का कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है ये सब ने देखा है। मीडिया में कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है ये सब लोग देखते हैं, कुछ महसूस करते हैं, कुछ नहीं महसूस करते हैं। लेकिन एक शख्स है जिसका दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अडानी के और अंबानी के खिलाफ जिस तरह से अंगद की पैर की तरह खड़ा हुआ है और कहता है कि ये देश के जो आम जन हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके मुंह का कौर छीनने का काम इन लोग कर रहे हैं, वो राहुल गांधी है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बीजेपी, और अब जब मोदी जी के साथ उनका कंपैरिजन होने लगा है, तो चाहे वो पत्रकारों से वार्ता की बात हो, चाहे विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देने की बात हो, उन सब में अभी तक ये होता था मोदी जी के सामने कौन, मोदी जी के सामने कौन, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। लेकिन अब एक बहुत सशक्त, विश्वसनीय, समझदार, पढ़ा लिखा ऑल्टरनेटिव अब लोगों के सामने दिख रहा है। मैं एक बात कह के राहुल गांधी के बारे में ख़त्म करूंगा। मुझे मेरे शोज़ में अब कई बार ये आने लगा है, बहुत से लोगों को लगता है, मुझे भी ये है कि राहुल गांधी अगर पूरी मेजॉरिटी नहीं आएगी और कांग्रेस के 272 तो नहीं आने हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। लेकिन मेरे बहुत से दर्शक कह रहे हैं, मेरे साथ ही बहुत से लोगों का कहना है कि देखिए, आज इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को अगर वोट मिल रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण राहुल गांधी है। राहुल गांधी का चेहरा देख के, राहुल गांधी की कार्य पद्धति देख के बहुत से लोग वोट दे रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी का इस देश का प्रधानमंत्री बनना, इस देश की जितनी बड़ी समस्याएं हैं उसको हल करने के लिए शायद आवश्यक है। ये डिबेट थोड़ी अभी जल्दी है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें लोग करना शुरू किए हैं। दूसरा है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक ऐसी हैं जो मोदी जी के सामने फिर वो खड़ी हो गई हैं। मोदी जी का जो सबसे बड़ा उनका प्लान था, और देखिए उनके दो प्लान थे। एक उनका सबसे बड़ा प्लान था कि राम मंदिर का जजमेंट, रंजन गोगोई हैं, जजमेंट को मैनेज कराया गया, जजमेंट आ गया, एक ट्रस्ट बना दिया गया, ट्रस्ट बना के मंदिर बना दिया गया, मंदिर का उद्घाटन करूंगा और बिल्कुल सारे देश के हिंदू एक तरफ और पूरा मैं तो कुछ 400-500 सीटें लेके आ जाऊंगा। और दूसरा एक उनका गेम प्लान और था। जब 19 के बाद आए, उसके बाद उनको ये लगता था कि भाई उत्तर प्रदेश 80 सीट अपने पास है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी हिंदी हार्टलैंड अपने पास है। फिर उनको लगता था महाराष्ट्र जुगाड़ करके अपने यहाँ कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, 48 सीट। फिर देश का तीसरा सबसे बड़ा सूबा जहाँ पे सीटों के हिसाब से वेस्ट बंगाल, उनको लगता था ये एक ऐसा है ना जहाँ पे हम 18 पे पहुँच गए हैं, दो तीन थे उससे पहले 2014 में, अब इस 18 को कैसे 40 बनाया जाए और पूरे देश में अगर मुझे कहीं सीट का नुकसान होगा तो मैं यहाँ से कवर कर लूँगा। वो 2022 में ममता बनर्जी ने उनके इस पूरे प्लान का न केवल हवा निकाल दी बल्कि वो टोटल पंचर कर दिया। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी का बहुत फोकस्ड है अपनी स्टेट के प्रति, स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिल्कुल क्लियर है कि क्या करना है। और इस समय प्रशांत किशोर को छोड़ के बाकी सारे लोग ये मान रहे हैं कि ममता बनर्जी को अपनी स्टेट के प्रति फोकस है कि अगर मैं यहाँ ताकतवर रहूँगी तो मेरी आवाज़ दिल्ली तक सुनेगी जाएगी, अगर मैं यहाँ ताकतवर नहीं रहूँगी तो मेरी आवाज़ नहीं सुन। एक उदाहरण अपने सामने नवीन पटनायक हैं, अ वीक लीडरशिप, आज आके मालूम नहीं उनको क्या क्या कह रहे हैं और क्या क्या सुना रहे हैं। मुझे एक ममता बनर्जी की जो स्ट्रैटेजी थी ना कि इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी बंगाल में अलग से चुनाव लड़ना, ये एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। उनके नाम का रिस्क है, उनकी स्ट्रैटेजी का रिस्क है, लेकिन वो ये समझती थी, शायद वो बाकी सारे नेताओं से ज़्यादा बंगाल को समझती हैं। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर बंगाल को वही समझती हैं, और शायद बंगाल की मानसिकता में उनको ये लगता था कि जो मेरे अगेंस्ट वाले वोट हैं
वो अगर वन ऑन वन मैं और मोदी जी हुई तो वो बीजेपी को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसलिए बेटर ये है कि त्रिकोणीय हो। जो ममता बनर्जी से कुछ लोग गुस्सा हैं, बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं, तो वो जाके कांग्रेस और और कम्युनिस्ट पार्टी में अपना वोट दे सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि मोदी जी का उनसे खास करके जो असली जो वो है कि 2022 में 2024 का सपना तोड़ने वाली ममता बनर्जी, और इसीलिए मोदी जी अगर आप देखिए तो बिल्कुल पीछे लगे हुए थे हैं वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी के। धनखड़ वहाँ जाके क्या क्या काम नहीं करते थे एज राज्यपाल। एक दूसरे राज्यपाल आए हैं, ये भी क्या क्या नहीं करते हैं वहाँ। यौन शोषण का आरोप है, लेकिन हम राज्यपाल पद नहीं छोड़ेंगे, हम केवल ममता बनर्जी को तंग करेंगे। उनके यहाँ के महुआ मैत्रा जो मतलब तेलुगु तृणमूल कांग्रेस की सबसे वोकल संसद सांसद लोकसभा में, उनको जिस ढंग से तंग किया गया, उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर जिस तरह से उसको पब्लिक में उसको उछाला गया, वो सब देखने वाली बात थी। और इससे बढ़ के एक ध्यान और रखिएगा, ममता बनर्जी के पीछे न्यायपालिका को भी लगा दिया गया था। एक सिटिंग हाई कोर्ट जज बीजेपी से लगातार बातचीत कर रहा है, ना मोल भाव कर रहा है, मैं क्या आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या करूँगा। सिटिंग जज खुद वो एडमिट कर रहा है कि मेरी बीजेपी से बातचीत हो रही थी, छोड़ के इलेक्शन लड़ रहा है। एक जज कहता है कि मैं आरएसएस का वो हूँ, काडर हूँ, था और हूँ। तो ममता बनर्जी के यहाँ किस तरह के जजमेंट आ रहे थे, किस तरह से अंडर व्हाट कितने ड्यूरेस में काम कर रही थी। और एक चीज़ और ये याद रखिएगा कि ये जो बीजेपी है और इसके जो शीर्ष दो नेता हैं, वो घर में झगड़ा लगाने में इनसे बड़ा मुझे कोई मास्टर नहीं मिला है। किस किस घर में झगड़ा नहीं लगाए हैं। अखिलेश यादव उनके छोटे भाई के बीच में झगड़ा, शरद पवार उनके भतीजे के बीच में झगड़ा, मतलब आप नाम ले लीजिए वहाँ पे झगड़ा, हर जगह झगड़ा लगाने का काम किए हैं। और बंगाल में करीब करीब झगड़ा लगाने में सफल भी हुए थे, जब वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ उन्होंने किया था। करीब करीब मैनेज कर लिए थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको मैनेज कर लिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी आज वहाँ खड़ी हैं जहाँ बिल्कुल स्ट्रांगली वो अपने प्रदेश में, और उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बीजेपी से कितने लोगों को अपने यहाँ ला के और उनको एमपी बनाया, जो उधर से तोड़ने का भी लगते हैं। तुम हमारे यहाँ से तोड़ोगे तो हम तुम्हारे यहाँ से तोड़ेंगे। बाबुल सुप्रियो हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, सबको तोड़ तोड़ के लाएंगे। तो मेरे हिसाब से ममता बनर्जी दूसरा जो इस तरह से लगातार लड़ रही हैं पिछले 5-10 साल से। और तीसरा नाम सुन के आपको आश्चर्य होगा, वो उनका नाम है मायावती जी। मायावती जी जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तो मायावती जी बहुत बाई चॉइस नहीं है, वो थोड़ा सर्कमस्टेंसेस ऐसी हो गई कि वो बीजेपी और मोदी जी और अमित शाह के लिए सबसे बड़ा रोड़ा हो गई हैं। मायावती जी ने जब इलेक्शन शुरू किया तो वो ये दिखा रही थी कि मैं दोनों इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों से समान दूरी बना के रखूँगी। एक समय इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत ज़्यादा ये था कि भाई वो इसमें आ जाएं, कांग्रेस भी चाहती थी, अखिलेश की तरफ से भी इस तरह की बात हो रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं गई, जो भी उनका कारण रहा। उस समय बात शुरू हुई कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन फिर इन्होंने एक कहा कि नहीं, मैं सब जगह कैंडिडेट लड़ा रही हूँ, और सब जगह इन्होंने कैंडिडेट यूपी में नहीं पूरे देश में दिए, 300 शायद 300 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। यूपी में भी इन्होंने कैंडिडेट्स दिए। अब यूपी में क्या हुआ कि एक अजीब सी चीज़ ये थी कि सबसे ज़्यादा इनको पहले दिक्कत ये थी, इनके भतीजे आकाश आनंद जी को इन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और मतलब नंबर 2 एक तरह से हो गए पार्टी में। आकाश आनंद दौरा करना शुरू किए, उनकी अपनी से थी। सबसे पहले तो वो मतलब शुरू में जो चंद्रशेखर रावण हैं, भाई एक दूसरे उभरते हुए दलित नेता हैं, उनका चुनाव पंचर करने वो पहुँच गए नगीना बिजनौर के पास, और सबसे ज़्यादा उनके ऊपर मायावती जी बरसी। उसके बाद थर्ड फेज़ आते आते कुछ ऐसा हुआ कि आकाश आनंद की रैलियां अच्छी होने लगी। जो एक वर्ग था जो मायावती जी को
देखिए ये तय है कि 2019 में समाजवादी पार्टी का जो वोटर था, मुस्लिम और यादव, वो शिफ्ट हुआ था बीएसपी में, लेकिन बीएसपी का जो कोर वोटर दलित है वो शिफ्ट नहीं हुआ था सपा में, और इसीलिए मायावती जी की तो 10 सीट आ गई थी, सपा की 5 ही रही थी, उनको कोई सीटों का फायदा नहीं हुआ था। जो सीटें, जो मायावती जी का दलित वोटर था वो चला गया था बीजेपी में, और वो बीजेपी वाला हो गया था, भाजपा ही हो गया था। अखिलेश आनंद जी ने आए और इस पर काम करना शुरू किया, और कई जगह ऐसी खबर आने लगी कि बीएसपी अच्छा लड़ रही है, मतलब वो लड़ाई में आ सकती है। लेकिन ये अभी भी समझ में नहीं आता है, और ये जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे गया कि बीजेपी के आकाश आनंद जी ने लखीमपुर या कहीं पे जाके एक रैली की, और अच्छी रैली में उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी हमला बोला कि बीजेपी आएगी, मतलब सब। अब ये बात पे वहाँ पे जिसको भी, जो भी इसको कंट्रोल करता है, जैसा कहा जाता है कोई चाणक्य हैं वो करते हैं जो भी, यहाँ पे टाइट किया गया, और मायावती जी को ऐसा टाइट किया गया कि मायावती जी ने उस इंसिडेंट के दूसरे दिन इनकी सारी रैलीज कैंसिल करा दी आकाश आनंद की, और 2 दिन के अंदर इनको उस नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया, नंबर 2 के पद से हटाया गया, और ये कहा गया कि अभी ये मैच्योर नहीं है, ही इज़ नॉट मैच्योर इनफ, अभी इनमें वो नहीं आए हैं, मैच्योर नहीं हुए, तो इसलिए हटाए जा रहे हैं। कोई आदमी 27-28 की उम्र के बाद क्या कब मैच्योर होता है, खैर वो उनका मामला। लेकिन उससे मायावती जी का थोड़ी तस्वीर लोगों के दिमाग में साफ होने लगी कि मायावती जी बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं, और उसमें आग में घी का काम किया। जो मायावती जी ने 14 कैंडिडेट, उस थर्ड फेज के इलेक्शन का 14 जगह के कैंडिडेट ऐसे बदले, उससे पहले लग रहा था कि मायावती जी का कैंडिडेट कहीं भारी है, कहीं अच्छा है, कहीं अच्छा लड़, फिर मायावती जी ने कैंडिडेट बदलने शुरू किए, जो बीजेपी का साफ साफ फायदा हो रहा है, जहाँ वो साफ नंगी आंखों से दिखाई देने लगा कि बीजेपी के प्रॉम्प्ट पे वो हो रहे हैं। जैसे जौनपुर में जो धनंजय सिंह थे वो जेल चले गए थे, उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी जी को वहाँ का पीएसपी का टिकट मिला था, और ये माना जा रहा था कि धनंजय चूंकि वहाँ से एक बार पहले बीएसपी के सांसद रहे हैं, उनका दबदबा है, और श्रीकला रेड्डी बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे और शायद जीत भी सकते हैं। धनंजय जी की कोई डील हुई, डील के बाद धनंजय जी सीतापुर जेल से छूटे, सीधे दिल्ली गए, दिल्ली में बातचीत हुई, और बातचीत करके वो लखनऊ वापस आए, मतलब वापस घर आए, और इस बीच मायावती जी को बता दिया गया कि भाई ये श्रीकला जी का टिकट तुम काटो, चेंज करो, क्योंकि ये तो जीतने वाली कैंडिडेट हो सकती है। उन्होंने इसका टिकट काटा, और उनको काट के श्याम सिंह यादव, जो इनको उन्होंने पार्टी से बर्खास्त भी शायद कर दिया था, जो वहाँ के सिटिंग एमपी थे, फिर उनको वापस टिकट दिया। पेशकश और लोगों को भी देने की हुई थी, ये भी पेशकश हुई थी कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को कि भाई पैसा भी दिया जाएगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, तो श्याम सिंह यादव जो कि सिटिंग एमपी थे, वो फिर इनकी पार्टी का उन्होंने टिकट दे दिया, और आज की तारीख में बीएसपी तीसरे नंबर पर है। माना यह जा रहा है कि श्याम सिंह यादव को देने से जौनपुर में इंडिया गठबंधन के यादव वोटर चले जाएंगे, तो इसलिए यादव मतलब इसलिए इंडिया गठबंधन वीक होगा, तो ये थ्योरी वहाँ लगाई गई। अब जैसे आजमगढ़ है, आजमगढ़ में पहले भीम राजभर इनके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, तो उनको टिकट दिया गया था। अब उनको टिकट देने से ऐसा माना जा रहा था कि राजभर के वोट अच्छा खींचेंगे, जाट मतलब दलित का वोट आएगा ही आएगा, तो वो एक लड़ाई में आ सकते हैं। पिछली बार इनके जो बीएसपी के कैंडिडेट गुड्डू जमाली थे, उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा था, कुछ 1.5-2 लाख वोट पाए थे। लेकिन अब फिर ऊपर से आदेश आया कि नहीं, वो भीम राजभर को अगर तुम क्योंकि ये हो रहा था कि राजभर भाई इस समय बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर हैं, तो वो बीजेपी, तो ये तो बीजेपी का तुम्हारे वोट कटेंगे, तो वहाँ पे उनको काट के एक मुस्लिम कैंडिडेट मसूद अंसारी जी को दे दिया गया। अब आ जाइए, मतलब मैं ये सारे नाम ले रहा हूँ, कहाँ किसको फ़ायदा करेगा। अलीगढ़ में गुफरान नूर को काट के हितेंद्र उपाध्याय को दिया गया, जिससे ब्राह्मण वोट वो काट ले इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट का। अब ये चलते चलते 1-2 नाम और ले लूँ क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। मैनपुरी में गुलशन शाह को टिकट दिया था, डिम्पल यादव वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। अब डिम्पल यादव का टिकट, भाई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अब क्या किया जाए, कैसे डैमेज किया जाए, तो गुलशन शाह का टिकट काटो और शिव प्रसाद यादव जी को दे दो। अब फिर यादव जी वहाँ आके
इंडिया गठबंधन का नुकसान करें। और आखिरी में आपको करके, मतलब इस तरह के तमाम उदाहरण हैं, लेकिन जस्ट टू मेक इट ब्रीफ, बस्ती में रमाशंकर चौधरी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, पिछली बार बहुत कम वोट से आ रहे थे, 10-20 हज़ार वोट से आ रहे थे। वहाँ पे दयाशंकर मिश्रा जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, उनको वो टूट के आए थे बीएसपी में, वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट मिला नहीं था बस्ती का, तो वो टूट के आ गए बीएसपी में कि बीएसपी का टिकट मिल जाएगा, मैं भाई लड़ूंगा अच्छे से। अब जब ये आ गए तब फिर ऊपर से आया कि नहीं इनसे नहीं, रमाशंकर चौधरी बढ़िया कोई पटेल मतलब कुर्मी कैंडिडेट हैं, किसी कुर्मी को लाओ यहाँ, ये पंडित जी काम नहीं करेंगे। तो लवकुश पटेल जी को, दयाशंकर मिश्र को हटा के लवकुश पटेल को ले आया गया। तो मायावती, अब लवकुश पटेल किसका डैमेज कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन का डैमेज कर रहे हैं। लेकिन इन सब जगह एक चीज़ शायद मिसकैलकुलेशन हो गया मोदी जी और अमित शाह से। अब ग्राउंड पे क्या हो रहा है, जो मेरी समझ है वो मैं बता दूं। ग्राउंड पे ये हो रहा है कि ये बिल्कुल साफ हो गया है कि मायावती जी किसी दबाव में कैंडिडेट्स बदल के बीजेपी का फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश का एवरेज दलित वोटर की नेता, एक नंबर की नेता मायावती जी हैं। अगर मायावती जी हैं तो उसकी पहली चॉइस होगी कि वो मायावती जी को ही वोट दें। लेकिन दूसरा एक दिक्कत यह आ रही है कि दलित और ओबीसी समाज में ये खबर फैल गई है कि मोदी जी 400 पार करके 370 सीटें लाके संविधान बदल कर देंगे और हमारा आरक्षण चला जाएगा। अब इसके में क्या किया जाए? तो इसमें या तो वो इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं, बीजेपी के वोट वो हैं, वो वापस आके इंडिया गठबंधन, और कुछ लोग जिनको लगता है कि नहीं इंडिया गठबंधन में तो भाई इन कारणों से या ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, वो बीजेपी तो छोड़ दे रहे हैं, वो आ जा रहे हैं वापस मायावती जी के पास। दिक्कत क्या हो रही है, मायावती जी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहाँ पे मेरी समझ के अनुसार वो बीजेपी का ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो दलित वोट जो भी खींच रहे हैं वो इंडिया गठबंधन का वोट नहीं है। जो दलित, जो उनका कोर वोटर है, वो जब वापस कोर वोटर आ रहा है तो वो बीजेपी का नुकसान ज़्यादा कर रहा है बनिस्बत इंडिया गठबंधन के। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज मायावती जी भी अनविटिंगली, बिना वो भी मोदी जी का रास्ता, दिल्ली का तक का जो तीसरे टर्म का उनका सपना था, उसको तोड़ने में एक बड़ा मतलब रोल मायावती जी और बीएसपी का भी होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।